जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू 24 आवर्स डिफेंस। आज से एसएससी जीडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू हो रही है। आज से आप सभी लोगों के लिए जीएस जीके का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो सभी बच्चे आज से ही 24 आवर्स डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी एसएससी जीडी प्रिपरेशन को हमारे साथ शुरू करें। तो चलिए आज हम अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है गाइस। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो एस्पिरेंट्स, इसमें से सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस वक्त का शासक दिल्ली का मोहम्मद बिन तुगलक था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कौन से महीने में आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है नवंबर के महीने में, दूसरा जनवरी, तीसरा जून, चौथा मार्च। तो गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मांडो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, या गोवा से संबंधित है, या तीसरा ऑप्शन तेलंगाना से संबंधित है, या चौथा ऑप्शन हरियाणा से? तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसमें से सही उत्तर है गोवा में। मांडो त्योहार गोवा से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है? सुरेंद्र, पहला ऑप्शन है आपके सामने सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा फिरोज शाह मेहता, चौथा बदरुद्दीन तैयब जी। तो इनमें से किसने ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है अपनी पुस्तक के माध्यम से? इसमें से सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। नंबर 1 कोयला, नंबर 2 ज्वारी, नंबर 3 भूतापीय, नंबर 4 सौर। तो इनमें से कौन सी ऊर्जा पारंपरिक है? तो नंबर 1 कोयला। ये कोयला आपका सही उत्तर है। कोयला एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? आखिर किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लद्दाख श्रेणी को, दूसरा ऑप्शन है कैलाश श्रेणी को, तीसरा ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी को, चौथा ऑप्शन है जस्कर श्रेणी को। इनमें से कौन सी श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है तीसरा, काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर और आगरा पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1524 में, ऑप्शन नंबर 2 1526 में, नंबर 3 1522 में, या 4 1528 में? इसका सही उत्तर है बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को यानी कि इब्राहिम लोदी को हरा करके आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन की, ऑप्शन नंबर 2 आर्गन की, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड की, या ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन की। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। जी हाँ, तो आपका उत्तर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो 3 नंबर उत्तर आपका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है सूर्य सेन पर, ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह जी पर, ऑप्शन नंबर 3 अरविंदो घोष पर, ऑप्शन नंबर 4 उधम सिंह जी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल डायर की हत्या का आरोप उधम सिंह जी पर लगाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर आपका बिल्कुल सही है। जनरल डायर की हत्या का आरोप उधम सिंह जी पर लगाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किसी देश की जीडीपी उस देश में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक एकांतर वर्ष में, या दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक 5 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक 3 वर्ष में, या चौथा ऑप्शन है आपातकाल के दौरान। तो दोस्तों जीडीपी, किसी देश की जीडीपी उस देश में प्रत्येक 3 वर्ष में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक 3 वर्ष में, यही आपका उत्तर है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर जो कर लगाया जाता था तो उसका नाम क्या था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें है ऑप्शन नंबर 1 है भद्र, ऑप्शन नंबर 2 है यात्रा वेतन, ऑप्शन नंबर 3 है वसंतिका, ऑप्शन नंबर 4 है पदिका। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर जो कर लगाया जाता था उसका नाम यात्रा वेतन था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर है यात्रा वेतन। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है एस के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 2 डी के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 3 है एम के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 ए के द्वारा। तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को डी के द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब डी के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर 4 है गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जीएसटी का पूरा अर्थ है ऑप्शन नंबर 1। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 जाइलम के नाम से, ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफिल के नाम से, या ऑप्शन नंबर 3 टिश्यू के नाम से, या ऑप्शन नंबर 4 फ्लोएम के नाम से। पत्तियों में मौजूदा हरा रंग, जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो पक्षी है, वो कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर 1 है कबूतर, ऑप्शन नंबर 2 उल्लू, ऑप्शन नंबर 3 है कौवा, या 4 मोर। तो वो कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है, कबूतर वो पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है इंडिया गेट में, ऑप्शन नंबर 2 ताजमहल में, या 3 गेटवे ऑफ इंडिया में, या 4 चार मीनार में। तो इसमें से किस में आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा डूरा पाई जाती है? आपका ऑप्शन 2 यानी ताजमहल में आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पाई जाती है। आपका उत्तर आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 यानी ताजमहल में ये तकनीक पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोजन क्लोराइड, या ऑप्शन नंबर 4 दिया है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें से सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। आपका उत्तर नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 ही सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर 2 है कुचिपुड़, ऑप्शन नंबर 3 है कथक, ऑप्शन नंबर 4 है मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? ऑप्शन नंबर 1 है अरावली की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 2 सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, ऑप्शन नंबर 3
नीलगिरी की पहाड़ियों से या ऑप्शन नंबर 4 अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, क्या है? कृषि। ऑप्शन नंबर 2 बैंकिंग। ऑप्शन नंबर 3 सूचना और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर 4 न्याय तंत्र। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राजस्थान क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा झारखंड क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र। या 4 तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र। तो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा झारखंड क्षेत्र। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। ओडिशा झारखंड क्षेत्र भारत का एकमात्र प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? पहला जार के पतन को, दूसरा रूसी क्रांति को, तीसरा फ्रांस की क्रांति को, चौथा सोवियत संघ के विघटन को। तो इनमें से किस चीज को बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने जन्म दिया? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है कि बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। जी हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। पहला है डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, दूसरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तीसरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या चौथा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? तो इसमें से सही उत्तर है डीएनए का पूर्ण रूप है या डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही उत्तर है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? ऑप्शन नंबर 1 है नागपुर में, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर 3 तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर 4 मुंबई में। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो इसमें से सही ऑप्शन है 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई थी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसको लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है रूमी को, ऑप्शन नंबर 2 गांधी को, ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन नंबर 4 बुद्ध को। तो इनमें से किसको लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा बुद्ध को, ऑप्शन नंबर 4 बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह आप इस सेशन से जुड़े रहिए और अपने जीएस जीके के पोर्शन की प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आने वाले 10 जनवरी के एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। और जीएस जीके के पोर्शन को तो आप बिल्कुल पक्का बना लीजिए कि उसको तो सारे के सारे प्रश्न करके आने, सारे प्रश्न आपके इन्हीं में से आएंगे, कोई प्रश्न बचेगा नहीं। बस आप क्लास से लगातार रोज के रोज जुड़े रहिए। आपके लिए हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है और सारे प्रश्नों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बट आप पूरी तरह से 24 आवर्स डिफेंस से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर क्लासेस करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सब ज़रूर मिलिएगा। जय हिंद, जय भारत।